Hello students, welcome to Chahal Academy's UPSC Prelims प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन। इस सीरीज में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं लास्ट 20 ईयर्स के डिस्कस कर रहे हैं सो दैट यू हैव अ वेरी क्लियर आइडिया ऑफ द क्वेश्चंस एंड द कॉन्सेप्ट्स हाउ दे आर एसोसिएटेड। सो यहाँ पे चाहे कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन की बात हो या क्वेश्चन टू कॉन्सेप्ट की बात हो, इसमें आपको प्रॉपर क्लैरिटी रहे। इसके अलावा the idea of doing this is to give you a clear understanding of the trends and यहाँ से कौन से जो है मेन टॉपिक्स हैं जो आपकी पकड़ में क्लियरली होने चाहिए so that you are pretty much confident in terms of your preparation। and जब आप प्रीलिम्स में बैठ रहे हैं तो साइकोलॉजिकली भी आप यहाँ पर नई चीज़ें, एकदम से नए क्वेश्चन, आप साइकोलॉजिकली भी एक काम और एक क्लियर हेड स्पेस में है। आपको अचानक से क्वेश्चन से नयापन नहीं दिखेगा, बहुत कंफर्टेबल प्लेस फील करेंगे। सो दिस इज द आइडिया वी आर गोइंग फॉर सो दैट यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स एंड यू आर इन अ टोटल जोन ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आपसे क्या पूछा जा सकता है, सो दैट इफ एनीथिंग न्यू इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेप्ट और टॉपिक ऑल्सो कम्स इन, सो यू आर नॉट बॉगल्ड बाई इट, राइट। तो अभी तक इस सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 साल कवर कर लिए, 1995 और 96 हम कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू टेक अप 1997। 1997 के जो क्वेश्चंस हैं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे थोड़ा सा जो फैक्चुअल ओरिएंटेशन अभी आपको या डायरेक्ट ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट से दिख रहा था वो आपको कम होता हुआ दिखेगा। बाकी हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलेंगे। तो इसी नोट पे लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इनकम इज द, और यहाँ पे एग्रीगेट्स दिए हुए आपको। सबसे पहला है हमारे पास एनएनपी एमपी, net national product at market price. Then we have NNPFC, net national product at factor cost. Then we have NDP, net domestic product at market price. And last we have NDPFC, right? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पे पूछा गया नेशनल इनकम इनमें से क्या है। नाउ इट इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आंसर जो है वो बी है। कंसेप्ट से ज्यादा फैक्ट वाला क्वेश्चन है ये। अब आप 1997 के हिसाब से देखेंगे अगर, तो यहाँ पे आंसर जो है आपका क्लियरली बी आता है। बट प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियरली मैं यहाँ पे बता दूं, 2019 में नई जीडीपी सीरीज आई थी, ठीक है, और उसमें नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो चेंज कर दिया गया था फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस की तरफ, राइट। तो यहाँ पे एट प्रेजेंट अगर आपको ये सेम क्वेश्चन आ जाता है तो आंसर यहाँ पे एनएनपी एमपी हो जाएगा। जब हम नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात करते हैं, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट हो या मार्केट प्राइस हो, हम इसमें सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ सिटीजन्स का जो पूरा प्रोडक्शन में योगदान है वो देख रहे हैं। जबकि हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन योगदान कर रहा है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है। हम अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो लेंगे। तो यहाँ पे नेशनल इनकम जब पूछा जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये दोनों ऑप्शंस जो है हट जाते हैं। बट जब मार्केट प्राइस की बात आ रही है तो मार्केट प्राइस में ऑब्वियसली यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो ऐड होंगे और सब्सिडीज जो है वो हटा दी जाएंगी। जबकि फैक्टर कॉस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है। फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है भी लगे ही नहीं होते, सब्सिडीज जो है उससे पहले होती है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है, और साथ ही साथ ये फैक्ट पता होना जरूरी है कि हमारी नेशनल इनकम किस पे कैलकुलेट हो रही है। जैसे कि मैंने अभी आपको बता दिया कि 2019 की सीरीज के हिसाब से ये चेंज हो गया है, बट यहाँ पे आप 1997 के हिसाब से देखेंगे तो आंसर आपको बी मिलेगा, राइट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड दिस आंसर। आपने देख लिया कि ये कॉन्सेप्ट से डायरेक्ट फैक्ट आया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। बिफोर वी लुक एट द ऑप्शंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट कि आपको नॉन प्लान एक्सपेंडिचर पता हो क्या है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग इन नेचर है, जो बार बार होगा, और दूसरा
वो किसी भी डेवलपमेंटल प्लान से एसोसिएटेड नहीं है। तो जो प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है वो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, डेवलपमेंटल प्लान से एसोसिएटेड नहीं है और रिकरिंग नेचर का है, ठीक है। तो अगर इनमें से जो चारों ऑप्शन दिए इनमें से क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आएगा ही आएगा। पहला देखते हैं सब्सिडीज। सब्सिडीज रिकरिंग है, बिल्कुल है, डेवलपमेंटल प्लान का पार्ट नहीं है। दूसरा इंटरेस्ट पेमेंट्स। इंटरेस्ट पेमेंट आपका जो भी लोन है उसको सर्विस करने के लिए दिया जाता है। आपका लोन जो है वो विद स्टैंडिंग रहता है और ये एक रेकरिंग पेमेंट है। डिफेंस एक्सपेंडिचर अगेन नॉन प्लान एक्सपेंडिचर हुआ, हमारा रेकरिंग है। डेवलपमेंटल प्लान जो है वो इससे अलग होता है। मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, देखिए क्लियरली लिखा हुआ मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड। यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, किए हुए को मेंटेन कर रहे हैं, तो अगेन ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो जाएगा जो प्रीवियस प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसके लिए। तो यहाँ पे चारों ही जो हैं वो हमारे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर का पार्ट है, तो ऑटोमेटिकली आंसर जो है हमारा यहाँ डी हो जाता है। जैसा कि मैंने कहा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऐसी सारे गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्लूड करता है जो उनके प्लान डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में नहीं है और वो रेकरिंग इन नेचर है। अब अगर आप सब्सिडीज की बात करें तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो गवर्नमेंट देती है और इससे गुड्स और सर्विसेज ज़्यादा अफोर्डेबल होता है। जैसे जनरल पब्लिक के लिए इसका प्लान डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर से कोई लेना देना नहीं है। सेम गोज फॉर इंटरेस्ट पेमेंट्स एज वेल एज डिफेंस एक्सपेंडिचर। लास्ट ऑप्शन था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा है, प्रीवियस प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है, अब हम उसके सिर्फ मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है हमारा डी रहेगा। इसी नोट पे हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन। नाउ इफ यू विल सी दिस इज अगेन अ डायरेक्ट फैक्चुअल करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। ये करंट अफेयर के थीम से आया है, ये आपके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स जो कि एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है, पूछा जा रहा है was introduced in the budget of the government of India in the year of, and then आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं A 1991-92, B 92-93, C 95-96 and D 96-97। अब यहाँ पर मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स मैंने बताया एक डायरेक्ट टैक्स है, तो बेसिकली जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कई कंपनीज जो हैं अपने बुक प्रॉफिट को बदल के दिखा के ये इवेड कर जाती हैं, इनको भरती नहीं है, अपने नंबर्स गलत दिखाती है। तो यहाँ पे इन कंपनीज को जो यहाँ पर जीरो टैक्स कंपनीज के तौर पर सरवाइव करती है, यहाँ पे आप एक और टर्म देख लीजिए, जीरो टैक्स कंपनीज की तरह सरवाइव करती हैं, उनके लिए आया कि आपको या तो कॉर्पोरेट टैक्स भरना है या तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स भरना है और विच एवर इज लोअर। आप टैक्स इवेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट वॉज अ गुड रिफॉर्म टेकन टू इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इंक्रीज द टैक्स बेस, राइट। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा करंट अफेयर का क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सीधा आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि 1996-97 के बजट में ये इंट्रोड्यूस हुआ था, 1997 के प्रीलिम्स में सीधा पूछ लिया गया। और ये ट्रेंड आप आगे आने वाले समय के क्वेश्चंस के लिए भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बजट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें लाए गए चेंजेस, इसमें लाई गई स्कीम्स, इसमें इंट्रोड्यूस किए गए रिफॉर्म्स, इसके इन एंड अराउंड आप क्वेश्चन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आपको अकॉर्डिंगली जो है प्रिपेयर भी करना चाहिए। और ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सिर्फ 1997 में नहीं, इसके बाद कई साल बजट से क्वेश्चंस आते रहे हैं, राइट। MAT minimum alternative tax was introduced in the fiscal year of 1996-97। अब जिनके कंपनीज के पास सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स है वो टैक्स अवॉइडेंस ना करते हुए उनको एक मिनिमम टैक्स भरना पड़ेगा। ये सारी कंपनी पे अप्लाई होता है और जो भी ये बुक प्रॉफिट दिखा रहे हैं उस पे एक सर्टेन परसेंटेज जो है लिया जाएगा। अब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में पूछना चाहूंगी,
करंट मैट जो है, मतलब मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स जो है, वो क्या परसेंटेज है इंडिया में? इस साल मैट पे कोई चेंजेस नहीं आए इस साल के बजट में, बट आई वुड वांट टू नो फ्रॉम योर एंड कि एट प्रेजेंट क्या परसेंटेज जो है वो लगाया जा रहा है। अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप उससे अवेयर हो। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन, इन इंडिया इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय द, इन्फ्लेशन जो है वो इंडेक्सेस से मेजर की जाती है, ठीक है। इंडेक्सेस यूज होते हैं अलग अलग तरीके के, और यहाँ पे मेंशन्ड है ऑप्शन में भी, ए होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI, बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स, सी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर्स, नेशनल इनकम डिफ्लेशन। अब देखिए यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा एलिमिनेशन की तरह जाने की कोशिश करें तो अर्बन नॉन मैनुअल वर्कर्स जो हैं एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी ही दिखा रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, एग्रीकल्चरल वर्कर्स का जान के हम सोसाइटी या पूरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का लेवल जज नहीं कर पाएंगे, तो ये भी आंसर नहीं है यहाँ पे। हम इन्फ्लेशन मेजर करना चाह रहे हैं तो नेशनल इनकम डिफ्लेशन क्यों हम यहाँ पे देखेंगे? डिफ्लेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट प्राइस राइज, तो वहीं पे डिफ्लेशन जो है वो परसिस्टेंस डिक्रीज इन प्राइस है, तो ऑटोमेटिकली ये भी नहीं है। आंसर हमारे पास आ गया होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर। फिर भी मैं यहाँ पे कहूंगी कि ये क्वेश्चन जो है कुछ हद तक फैक्चुअल है और बेस्ड है आपकी करंट की अंडरस्टैंडिंग पे। अब ये आंसर जो है 1997 के हिसाब से, अगर आप प्रेजेंट में आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि इन्फ्लेशन किस बेसिस पे मेजर होता है या किस इंडेक्स पे मेजर होता है, तो आंसर है CPI कंबाइंड। कंबाइंड में अर्बन भी ले रहे हैं हम और रूरल भी ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये जरूर याद रखना है कि जब भी आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ आपको पन्ने नहीं पलटने हैं, ये नहीं देखना अच्छा इसका आंसर A था, इसका आंसर B था, इसका C था, D था, नहीं, आपको ये समझना है कि अच्छा इसका आंसर ये क्यों है, और साथ ही साथ क्या करंट कॉन्टेक्स्ट में भी सेम आंसर रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो क्या आंसर है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है देख रहे हैं। नाउ वी हैव कम टू द आंसर। यहाँ पे WPI जो है वो प्राइमरी मेजर ऑफ इन्फ्लेशन रहा है इंडिया में, क्योंकि ये सारे ही गुड्स का जो बल्क में ट्रेड होता है एट होलसेल लेवल, उनका इन्फ्लेशन लेवल जो है ट्रैक करता है, जबकि यहाँ पे सब कैटेगरीज जो है वो अक्रॉस द इकोनॉमी नहीं देखती हैं, इस वजह से हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। और डिफ्लेशन जो है वो रेफर करता है डिक्रीज इन प्राइस लेवल्स, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन की मेजरमेंट से इसका तो कोई लेना देना ही नहीं बनता है। यहाँ पे अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द सम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ब्रॉड मनी। अब आप यहाँ पे देखेंगे अभी तक हमारे पास जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन आए हैं वो मैक्रो से आए हैं, ठीक है। मैक्रो से आपको क्वेश्चन देखने को मिले, नेशनल इनकम से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, इन्फ्लेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, बजट से आपको क्वेश्चन देखने को मिला है जो कि इंडियन इकोनॉमी का। माइक्रो से अभी तक क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला है, तो आपको अकॉर्डिंगली ये देख के एक ट्रेंड एनालिसिस भी ले लेना है कि मेजर टॉपिक्स क्या रहेंगे। अभी तक हमने 3 ईयर्स कर लिए इस सीरीज में, और अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं आई है तो मैं एक टॉपिक यहाँ पे क्लियरली बता देती हूँ जो बिल्कुल नहीं छोड़ना है अपनी तैयारी में, वो है मनी एंड बैंकिंग। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन मिलेगा आपको, स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन मिलेगा, दोनों यहाँ पे आपको एक ब्रॉड कवरेज देंगे और अच्छा खासा कॉन्फिडेंस देंगे आपकी प्रेपरेशन में। ये भी क्वेश्चन जो है मनी एंड बैंकिंग का ही है। To the sum of which of the following constitutes broad money in India। अब यहाँ पे पहला ऑप्शन है करेंसी विद पब्लिक, दूसरा ऑप्शन है डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, तीसरा ऑप्शन है टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, एंड चौथा ऑप्शन है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। अब अगर मैं ब्रॉड मनी की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना होगा आपको मनी सप्लाई का, ठीक है। मनी सप्लाई जो है इसको समझने के लिए एग्रीगेट्स यूज किए जाते हैं, और यही एग्रीगेट्स हमें बताते हैं कि
क्या लेवल ऑफ मनी सर्कुलेशन है इकोनॉमी में और किस किस फॉर्म में है, ठीक है। इसके एग्रीगेट्स क्या है, M1, M2, M3 और M4। M1, M2 को कहा जाता है नैरो मनी, ठीक है। M2, M3, M4 को, M1, M2 नैरो मनी हो गया, M3, M4 को कहा जाता है ब्रॉड मनी, ठीक है। अब M1 में हम लेते हैं कैश इन सर्कुलेशन प्लस डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक है। अब ऐसे ही सारे क्लियरली डिफाइंड होते हैं और ये एग्रीगेट्स जो है हमारे यहाँ तो भाई हमारी सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी है, वो RBI देती है। अब ये पूछ रहे हैं M3 में क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है। तो M3 एज एन एग्रीगेट, देखो आपको ये कॉन्सेप्ट, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये आंसर जो है यहाँ तक पहुंच पाएंगे। M3 में इंक्लूड होता है M1, ठीक है, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक है। अब यहां पर जो हमारा आंसर है वो इसी के बेसिस पे निकलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे M0 भी देख लेते हैं ताकि हमें पता हो, यहाँ पे जितना भी पैसा RBI के पास है और करेंसी इन सर्कुलेशन। अब यहाँ पर M3 में तो ऑलमोस्ट सब आ रहा है, करेंसी विद पब्लिक आ गया, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स आ गया, टाइम डिपॉजिट्स विद बैंक्स आ गया और अदर डिपॉजिट्स विद RBI ये भी आ गया। तो यहाँ पे आंसर जो है आपका इजीली 1, 2, 3 और 4 आ जाएगा विदाउट एनी डाउट, अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो डेफिनेटली कंफ्यूजन जो है हो सकती है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्लियरली अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ, ब्रॉड मनी में M4 भी आता है, M4 में जो अदर डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस है वो भी इंक्लूड कर ली जाती है, ठीक है, वो भी इंक्लूड कर ली जाती है। तो यहाँ पे अगर वो होता तो वो भी हमारा ब्रॉड मनी का पार्ट हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एवरेज रेट ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स ग्रॉस फॉर द इंडियन इकोनॉमी इज करेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन द रेंज ऑफ A 15 to 20%, B 20 to 25%, C 25 to 30%, and D we have 30 to 35%. Now this question again is a current affairs based but a factual question. Okay. यहाँ पे आपको ये तो फैक्ट पता होगा या तो नहीं पता होगा, बात खत्म। इसमें एलिमिनेशन का स्कोप जो है, इसमें कॉन्सेप्ट लगा के थॉटफुल रीडिंग करके आंसर पे पहुंचने का स्कोप बहुत कम है, ठीक है। यहाँ पे सीधे मैं आंसर बता देती हूँ आपको, 25 to 30% एज पर 1997 जो डोमेस्टिक सेविंग्स का रेट था वो 25 to 30% ऑफ GDP रहा है। और ये दिखाता है कि इकोनॉमी में कितनी सेविंग्स जो है जनरेट हो रही हैं बाय हाउसहोल्ड्स, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस एंड द पब्लिक सेक्टर, ठीक है। इसी नोट पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है, करंट अफेयर का है बट फैक्चुअल है। अगेन स्कोप ऑफ एलिमिनेशन, स्कोप ऑफ थॉटफुल रीडिंग एंड अराइविंग एट एन आंसर कम है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया स्मॉल स्केल सेक्टर, इंडिया का जो स्मॉल स्केल सेक्टर है, टू द ग्रॉस टर्नओवर इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 100% है उसका टर्नओवर, तो इंडिया के स्मॉल स्केल सेक्टर का कितना है सिंस 1992, ठीक है। तो इसमें ऑलमोस्ट 5 साल का पीरियड जो है उसमें पूछा गया है। एक सर्टेन एवरेज का भी अगर आपको आइडिया होगा तो यहाँ पे आप आंसर पे जा सकते हैं। अगेन जैसा कि मैंने कहा फैक्चुअल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर आएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है 40%। इसमें से कोई भी नंबर बड़ा या छोटा यहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर 39 पॉइंट समथिंग आपको मिलेगा आंसर एंड यहाँ पे करेक्ट आंसर इज 40%। सिंस 1992 स्मॉल स्केल सेक्टर ने यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 40% का ग्रॉस टर्नओवर दिया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में।
अगर हम 34% या 30% लगाते हैं तो ये कम है, और 45% लगाते हैं तो ये ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर 40% आ जाता है। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस आर नोन फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चंस जिसमें आपका जीएस का अंडरस्टैंडिंग जो है आपको हेल्प कर सकता है। आपको अगर थोड़ा सा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी में थोड़ा क्लैरिटी है, आपने इंडस्ट्रीज वहां पढ़ा है, और साथ ही साथ इकोनॉमी में भी, इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का आपको फेयर आइडिया है, तो ये आंसर कहीं पे भी नहीं जा रहा है, ये आंसर आप निकाल सकते हैं, ठीक है। बट यहीं पे अगर इसमें क्लैरिटी नहीं है तो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है बच्चों को। बट मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपकी जो नॉलेज है, आपके पास जो कॉन्सेप्ट है, उनको अप्लाई कीजिए, आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद यमुनानगर। यमुनानगर पेपर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पूछी है। यमुनानगर इज अ प्लेस इन हरियाणा, ठीक है। गुवाहाटी, गुवाहाटी आप लोग मुझे बताएं किस स्टेट का है, गुवाहाटी इज इन विच स्टेट। कई स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन होता है। शाहबाद की अगर आप बात करें, अगेन अ प्लेस इन हरियाणा। एंड बल्लारपुर की अगर मैं बात करूं, इट इज इन महाराष्ट्र। कई स्टूडेंट्स इससे पहले डर जाए, मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास 4 जगहों के नाम है, पूछा है कि इनमें से कौन सी प्लेसेस जो हैं जानी जाती है पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर अपना लॉजिक, ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग यूज करें, तो गुवाहाटी इज अ रीजन ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है। बैम्बू कल्टीवेशन भी है आसपास, ठीक है। इसके अलावा बल्लारपुर, तो ये पता होना चाहिए, बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इंडिया का सबसे बड़ा राइटिंग पेपर का मैन्युफैक्चरिंग जो है बल्लारपुर में, तो ये तो बल्लारपुर आ ही रहा है यहाँ पे। फॉरेस्ट है, बैम्बू है। हरियाणा, यहाँ पर भी पेपर का मैन्युफैक्चरिंग जो है इट इज प्रेजेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड एंड फोर्थ आई एम श्योर, ठीक है। थर्ड में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन, मतलब मैं आपके एंड से बता रही हूँ कि थर्ड में मुझे थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है कि यमुनानगर और शाहबाद काफी आसपास के रीजन्स हैं, बट शाहबाद इज नोन फॉर इट्स शुगर मिल्स। शुगर मिल्स का काम है थोड़ा बहुत मेटल का और फूड प्रोसेसिंग का काम है यहाँ पर, ठीक है। अब ये आइडिया लेते हुए, इतना पेपर वर्क करने के बाद, लेट अस मूव टू द ऑप्शन। पहली बात, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है जिसमें चारों हमें दिए हुए हैं, राइट। चारों हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं दिए हुए हैं। अब 3 ऑप्शन में जो चूज करना है मुझे, तो अगर मेरी इतनी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे तो पता है कि ये यहाँ पे 1, 2 एंड 4 हो जाएगा, बट अगर आप इतना कैलकुलेट कर लें तो आप बी पे जा सकते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, विच इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें यमुनानगर की, तो बेसिकली इट इज नोन फॉर इट्स पेपर मैन्युफैक्चरिंग, सो इज गुवाहाटी एंड सो इज बल्लारपुर। बल्लारपुर का तो सीधे ही मैंने बता दिया कि अगर आपने इंडस्ट्रीज पढ़ा है तो बल्लारपुर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड सबसे बड़ी पेपर राइटिंग की इंडस्ट्री है अक्रॉस इंडिया। गुवाहाटी रीजन ऐसा है जहाँ पे आपको पल्प एंड पेपर रिलेटेड रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होगा, एंड सो इज यमुनानगर। तो यहाँ पे क्लियरली आंसर जो है बी हो जाता है। अब आते हैं एक और फैक्चुअल क्वेश्चन पर, ठीक है। नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर विच इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग इज रिक्वायर्ड हैज नाउ बीन रिड्यूस्ड टू। अगर आपको याद हो तो 1991 में ही यहाँ पर डी लाइसेंसिंग पे बहुत जोर दिया गया था, और जो शेड्यूल्स थे लाइसेंसिंग के लिए, शेड्यूल्स ए, शेड्यूल बी, उनको हटा दिया गया था। इनको कम करके कितनी इंडस्ट्रीज कर दिया गया ये पूछा गया है, ठीक है। वी हैव द नंबर A15, B6, C35 and D20. Now the correct answer here is 6, ठीक है। यहाँ पर 6 इंडस्ट्रीज के लिए ही लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड थी,
अगर आप 1997 के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जो है वो सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज के लिए थी, और ये इंडस्ट्रीज वही थी जिनका सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन था पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और नेशनल सिक्योरिटी पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर था कि किन इंडस्ट्रीज को जो है इंक्लूड किया जा रहा है। बट एट प्रेजेंट अगर आप ये नंबर देखेंगे तो ये नंबर 5 हो चुका है, जिसमें टोबैको आइटम है। मैंने बोला ना, क्वेश्चंस को आपको आंसर के तौर पे नहीं, ये भी देखना है कि साथ ही साथ आप प्रेजेंट के पर्सपेक्टिव से आंसर ले पा रहे हैं या नहीं। तो पहला टोबैको आइटम्स है, दूसरा डिफेंस है, तीसरा एरोस्पेस है, यहां पर चौथा जो है वो वॉरशिप्स है, एंड पांचवा जो है वो हजार्डस केमिकल्स है। ठीक है, तो यहां पर ये इंडस्ट्रीज हैं जो एट प्रेजेंट लाइसेंसिंग रिक्वायर करती हैं अगर आप इनमें काम करना चाहते हैं। ऑन दिस नोट लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर एग्जाम्पलरी क्वेश्चंस टू शो कि प्रेजेंट टाइम में आपको कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अगेन थोड़ा सा कॉम्बिनेशन है ज्योग्राफी और इको का, बट वेरी वेल मेड क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट टाइम में देखते हैं। अब यहाँ पे 2 लिस्ट दी हुई है, आपको मैच द फॉलोइंग जो आप स्कूल में करते थे बिल्कुल वही करना है। लिस्ट 1 में दिया है कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, ये कमोडिटीज वो है जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है बाहर, और लिस्ट 2 में कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन दी है कि कहाँ पे ये जा रहे हैं। ठीक है, नाउ वन वे इज कि आपको डायरेक्टली पता हो कि एक्सपोर्ट रीजन्स कौन कौन से कहाँ कहाँ जाता है। दूसरा, हम थोड़ा सा लॉजिक से ऑपरेट करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है, पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन में है आयरन ओर, लेदर गुड्स, टी, कॉटन फैब्रिक्स, और 5 कंट्रीज ऑफ डेस्टिनेशन दी गई है। सो लेट अस स्टार्ट विद टी। ठीक है, टी इज वन ऑफ दोज गुड्स जिसकी वजह से हमारा कोलोनाइजेशन हुआ था। इसकी पहले भी डिमांड जो थी यूरोपियन रीजन में सबसे ज्यादा थी, आज भी है। तो यहाँ पे हमारे गिवन ऑप्शंस में एक ही सूटेबल कैंडिडेट लग रहा है, विच इज थर्ड का डी। ठीक है, एक मेरे पास आ गया। अब इसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे 2 ही ऑप्शन हैं, इनका थर्ड का डी है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस इन दोनों के अलग अलग हैं, तो मुझे और मैचिंग करनी पड़ेगी, और एक और अगर मेरे हिसाब से लॉजिकली फिट बैठ गया तो मैं आंसर पे आ सकती हूँ। दूसरा आते हैं लेदर गुड्स। नाउ लेदर गुड्स वुड बी रिक्वायर्ड इन अ प्लेस वेयर देयर इज अ क्लाइमेट सूटेबल फॉर इट। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया में जब सर्दी आती है तब आप लेदर जैकेट निकालते हैं, इंसुलेशन देता है आपको। तो सिमिलरली यहाँ पे हार्श क्लाइमेट जो है, एक्सट्रीम हार्श क्लाइमेट रशिया का, तो रशिया में एक्सपोर्ट किया जाता है लेदर गुड्स, लेदर रॉ मटीरियल। तो यहाँ पे सेकंड का मैं ए ले आती हूँ। द मोमेंट आई अराइव एट सेकंड ए, मुझे ये दिख रहा है कि मेरी लाइन लेंथ पे बैठ जाएगा, ठीक, बट फिर भी हम एक बार बाकी ऑप्शंस भी मैच करके देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट की अगर मैं बात करूं आयरन ओर, ठीक है, तो आयरन ओर आप देखिए मेंशन्ड ऑप्शंस यूएसए, जापान, कनाडा। अब कनाडा में भी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, एरोस्पेस की है, सेम गोज फॉर जापान। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट दोनों की हो सकती है, बट यहाँ पे एक और फैक्टर मैं ज्योग्राफी का लाना चाहूंगी कि कनाडा जो है वहां पे मिनरल्स का अवेलेबिलिटी है, जापान में नहीं है, राइट। तो आई वुड वांट टू गो फॉर 1C। यहाँ पे मैं आंसर क्लियरली ले आती हूँ अपना बी। ठीक है, आयरन ओर जा रहा है हमारा जापान, लेदर गुड्स जा रहे हैं रशिया, टी जा रहा है यूके, और कॉटन फैब्रिक्स जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं यूएस में। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली यू शुड बी एबल टू अराइव एट दिस आंसर यूजिंग योर अंडरस्टैंडिंग। आपको अगर डायरेक्टली नहीं पता है तो आप आराम से, ये ऐसा क्वेश्चन है जो थॉटफुल रीडिंग और थिंकिंग से आ जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, बट यू विल अराइव एट द आंसर। नाउ लेट अस मूव एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, अगेन करंट अफेयर्स बेस्ड।
आप देख सकते हैं कि इस पूरे पेपर में करंट अफेयर्स मतलब 1997 में इकोनॉमी में करंट अफेयर का पोर्शन जो है इस वक्त 60% से ज्यादा है. वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट्स reached in 1996 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग्स होती हैं उनके थीम्स, उनके फाइनल अग्रीमेंट्स जो है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा तो आपको आंसर मिल जाएगा. डायरेक्ट आंसर है कॉमर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. 1996 की जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट जो था वो डिस्कस हुआ है, वो यही है कि कॉमर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैसे होगा. यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस हैं, चाहे आप मल्टीलैटरल एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट बात करें, ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है बट 1996 की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में डिस्कस नहीं हुआ है. मल्टी फाइबर एग्रीमेंट है, इस कॉन्फ्रेंस में डिस्कस नहीं हुआ है. बट एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल पर्सनल डिस्कस हुआ है बट मेजर नहीं है. उससे बड़ा जो अग्रीमेंट था वो कॉमर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का था. तो ये करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है. आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स का कवरेज स्ट्रेंथन करना पड़ेगा. आपको पता चल रहा है कि करंट अफेयर्स जो है उससे क्वेश्चन ऐसे ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइबल पॉपुलेशन इन अंडमान निकोबार आइलैंड बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रेस. Now this question is definitely not from economy, but we will also look into this question. इतना कोई tough question नहीं है कि हम यहाँ ना देख पाए, तो हम देख लेते हैं एक बार. अगर आप ऑस्ट्रेलॉइड रेस की बात करें, ठीक है, तो एज द नेम सजेस्ट ऑल्सो इसका प्रोमिनेंस जो है आप ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स में या लैंड डाउन अंडर में वहाँ देखेंगे. अगर हम कॉकेसॉइड की बात करें विच रेफर्स टू द कॉकेशियन रीजन, ठीक है, कॉकेशियन रीजन की बात करें तो यहाँ पर अगर आपको कॉकेशियन रीजन समझ नहीं आ रहा है तो कॉकस माउंटेन्स तो सुने होंगे, राइट, दैट इज इन यूरोप. ठीक है, मोंगोलाइड, द वर्ड इमर्जिंग फ्रॉम मोंगोलिया. मैं वैसे बिल्कुल इसको करके दिखा रही हूँ जिसे आपको सोचना चाहिए. इसका आंसर मुझे पता है, मुझे रेसेस के बारे में भी आइडिया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट आपके सामने अगर ये एकदम इमीडिएट आ जाए और आपको आइडिया नहीं है तो मंगोलियन रीजन, तो यहाँ पर एशियन रीजन आ गया. ठीक है, अब एशियन रीजन में तो अंडमान एंड निकोबार का हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है. बट यहाँ पे ट्राइब के जो फीचर्स हैं, हाइट, फेयर कलर, वाइड चेस्टेड, और अब नीग्रोइड पे आ जाए तो ये अफ्रीकन रीजन में पाई जाती है. हाउएवर सब अफ्रीकन रीजन में, हाउएवर इनके जो फीचर्स हैं, दे हैव डार्क स्किन, कंपैरेटिवली लेसर हाइट, द हेयर it turns into small curls. I'm not remembering the term what is used for it. तो अब अंडमान एंड निकोबार ट्राइब्स को देखेंगे तो they resemble this race much. इवन दो मोंगलाइड आपको आंसर लग सकता है, एशियन ट्राइब्स यहाँ पे पाई जाती है, इवन साउथ एशिया में भी पाई जाती है. बट अगर आप अंडमान निकोबार की बात करें तो इट बिलोंग्स टू नीग्रोइड रेस. ऑस्ट्रेलॉइड रेस जो है वो इंडिजिनस ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स के लिए यूज होता है. कॉकेशियन या कॉकसाइड जो है वो कॉकस एरिया का है. यहाँ पर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, हॉर्न और अफ्रीका और कुछ हिस्से जो हैं वेस्ट एशिया की तरफ आपको ये मिलेंगे. मोंगोलॉइड रेस ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, अमेरिकाज, द पैसिफिक. बट अंडमान निकोबार आइलैंड्स जो है इससे बिलोंग नहीं करते हैं. डार्क स्किन, पेपरकॉर्न हेयर, सीधे हैज द टर्म पेपरकॉर्न हेयर, ये फिजिकल फीचर्स जो है एसोसिएट करते हैं यहाँ पर जो ट्राइब्स रहती है अंडमान निकोबार आइलैंड में, और बिलीव किया जाता है इनका ओरिजिन जो है अफ्रीकन है. एंड द करेक्ट आंसर हेयर इज न्यूग्रोइड रेस. अब आते हैं हम 13th क्वेश्चन पर. स्कीम्स ऑफ अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन आर पार्ट्स ऑफ. तो यहाँ पे 3 सब स्कीम दी गई है और पूछा गया है कि ये जो तीनों सब स्कीम है वो इनमें से किन गिवन स्कीम्स का पार्ट है. पहला IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे आपको तुरंत काटा मार देना चाहिए क्योंकि ये अर्बन प्रोग्राम्स है. ठीक है. दूसरा है नेहरू रोजगार योजना,
जवाहर रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना। नाउ यहाँ पे तो क्लियरली काटा लग गया, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, करंट अफेयर बेस्ड है, आंसर या तो आता होगा या तो नहीं आता होगा, इसके बियॉन्ड एलिमिनेशन काम नहीं करेगा आपका। तो यहाँ पे मैं आंसर बता देती हूँ दैट करेक्ट आंसर इज नेहरू रोजगार योजना। जवाहर रोजगार योजना वॉज फॉर रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज के लिए नेहरू रोजगार योजना थी, जिसमें अर्बन माइक्रो एंटरप्राइजेस थे, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की बात थी। अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट थी कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की जाए जहां वेज एम्प्लॉयमेंट मिले अर्बन पुअर को, और साथ ही साथ हाउसिंग और शेल्टर को बेहतर करने की बात हुई थी अंडर हाउसिंग एंड शेल्टर अपग्रेडेशन। वेरी फैक्चुअल, वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपना। IRDP की बात करें तो ये रूरल पुअर के लिए था। जवाहर योजना वॉज अबाउट एम्प्लॉयमेंट बट इन रूरल एरियाज, और प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना थी, वो फोकस थी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पर इन द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने 14th क्वेश्चन पर। यहां पे भी हमें 2 लिस्ट दी हुई है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है। राष्ट्रीय महिला कोष, महिला समृद्धि योजना, इंदिरा महिला योजना और महिला सामर्थ्य प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है इनका बेसिकली पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे इनको मैच करना है। सबसे पहले देखती हूँ राष्ट्रीय महिला कोष। कोष इज रिलेटेड टू फाइनेंस, तो यहाँ पे मैं तो सीधे इसको करने वाली हूँ क्रेडिट नीड्स ऑफ द पुअर विमेन। अब यहाँ पे फर्स्ट जो है मेरा डी हो गया। ठीक है, ऐसे 2 ही ऑप्शंस हैं जिसमें फर्स्ट डी है। महिला समृद्धि योजना, इंदिरा महिला योजना और साथ ही साथ आप देखेंगे महिला सामर्थ्य प्रोग्राम। अब इसमें से आपको मैच करना है इनके ऑब्जेक्टिव्स के साथ। ठीक है, तो आप सेकंड अगर देखेंगे तो महिला समृद्धि योजना, समृद्धि दैट मीन्स प्रोस्पेरिटी, तो यहाँ पे सेविंग्स जो है उनको प्रमोट करना है। सेकंड जो है मैं यहाँ से एसोसिएट कर लूंगी, सेकंड सी हो गया। ठीक है, अब मुझे आंसर जो है सी थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है, बाकी और देख लेते हैं। इंदिरा महिला योजना, इंदिरा महिला योजना अगर थर्ड की हम बात करें तो एम्पावरमेंट भी हो सकता है, बट सामर्थ्य इज रिलेटेड टू एम्पावरमेंट, एजुकेशन के लिए इंदिरा और महिला, और यहाँ पे हमारा ऑप्शन जो है आंसर जो है सी हो जाता है। करंट अफेयर बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड, यदि आपको पता होगा तो आसानी होगी। इसमें जो मैं टर्म्स बता रही हूँ उससे आप 1-2 पकड़ सकते हैं, सारे आंसर यहाँ पे 0 डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो यहाँ पे कोशिश ये रहनी चाहिए करंट अफेयर्स जो है वो पकड़े हुए हों, क्लैरिटी हो उनमें। आगे बढ़ते हैं, एक और मैच द फॉलोइंग। अगेन करंट थोड़ा सा स्टैटिक भी है इसमें, ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड है। ठीक है, इसमें कमिटीज दी हुई हैं, ठीक है, और उनको ये दिया हुआ है किस बारे में थी और चेयर किन्होंने किया था। तो पहला है कमिटी ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दूसरा है इंडस्ट्रियल सिकनेस, तीसरा है टैक्स रिफॉर्म, चौथा है रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर। वन ऑफ देम आई एम वेरी श्योर अबाउट इज वन disinvestment of shares of public sector enterprises that was chaired by C. Rangarajan। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 1 जो है वो डी है। अब अगेन 2 ऑप्शन फंस रहे हैं, और भी इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा अगर इन दोनों में से एक आंसर फाइनलाइज करना है। अब इसमें से आप एक छोटा सा हिंट ले सकते हो कि 4th तो सी है, देखो दोनों में सेम है, तो 4th जो है that is reforms in the insurance sector, that is by R.N. Malhotra। 2 ही बचे हैं, इंडस्ट्रियल सिकनेस और टैक्स रिफॉर्म्स। तो यहाँ पे अगर आंसर जो है अगेन आपका डायरेक्ट आने वाला है, आपको यहाँ पे ये चीजें जो है जिसमें मेमोरी का खेल है, आप जब ये प्रिपेयर कर रहे हैं कमिटीज से क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछती रही है, तो इम्पॉर्टेंट है
कि प्रेजेंट टाइम में जो कमिटीज़ हैं, जो टॉपिक्स चल रहे हैं, उनकी कमिटीज़ के बारे में आपको आइडिया हो। तो यहाँ पे बताना चाहूँगी कि इंडस्ट्रियल सिकनेस की अगर आप यहाँ पे बात करें तो इट इज़ बेसिकली चेयर्ड बाय इंडस्ट्रियल सिकनेस की जो कमिटी थी वो ओंकार गोस्वामी ने हेड की थी, और टैक्स रिफॉर्म्स की जो थी वो यहाँ पर राजा चलिया कमेटी ने की थी। ठीक है, तो आंसर जो है यहाँ पे हमारा बी हो जाता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट आपको ये जो है यहाँ पे पता होना चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपके डिस्क्रिप्शन पे होगी तो आप ये क्वेश्चन आसानी से यहाँ पे +2 लेके जाएंगे, बट इन्फॉर्मेशन पे नहीं होगी तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी आपको डर बना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे इस सेट में। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है कई बच्चों को लगेगा मैम फैक्चुअल है, बिल्कुल फैक्चुअल नहीं है। अगर आपने प्लानिंग जो है 5 ईयर प्लान्स थोड़ा सा भी, मतलब मैं तो ये नहीं कह रही डॉट बाय डॉट, आपने कहानी स्वरूप भी पढ़ा है और आपको थोड़ा बहुत पॉलिटिकल ऑर्डर का याद है, इकोनॉमिक ऑर्डर का याद है, तो यह क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हैं। 6th and 8th 5 year plans were covered in 1980 to 85 and 1992 to 97। तो 6th का ड्यूरेशन था 1980 to 85 और 8th का था 1992 to 1997। इन्होंने पूछा है सिंपल सा सवाल, 7th 5 year प्लान किस पीरियड में कवर हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद करने के लिए है। पहली बात आपको अगर याद करनी है तो याद करनी है कि कैसे 90s में हम एक इकोनॉमिक क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस से जूझ रहे थे, और जब जब प्लानिंग में कोई क्राइसिस आया है हमने 5 ईयर प्लान्स को रोक दिया है। ठीक है, 85 में कोई क्राइसिस नहीं था, 1990 में क्राइसिस आया, बीओपी क्राइसिस, गल्फ वॉर हो गया, साथ ही साथ हमारे डेफिसिट्स बहुत हाई थे, बोरोइंग जो थी हमें नहीं मिल रही थी, और हमारा इंपोर्ट कवर जो था वो मात्र 3 हफ्ते का बचा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइडिया तो आप डेफिनेटली ले सकते हैं कि 1990 में नया 5 ईयर प्लान नहीं आया, और अब आपको पता चल गया 5 ईयर प्लान कब आया, 1992 में आया। तो अगर इस ड्यूरेशन के बीच में नहीं आया तो इससे पहले 5 ईयर प्लान आ गया होगा ना। तो यहाँ पे 1985 to 1990 आंसर है। 7th 5 ईयर प्लान की ड्यूरेशन जो है तो ये रही है। 7th 5 ईयर प्लान was launched under the prime ministership of Rajiv Gandhi, but after that he was assassinated, and यहाँ पर नरसिम्हा राव के प्राइम मिनिस्टरशिप में 1992 में 8th 5 ईयर प्लान जो है वो लाया गया। 7th 5 ईयर प्लान के कई बड़े ऑब्जेक्टिव्स थे। इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस था, प्रोडक्टिविटी के एनहांसमेंट पे फोकस था, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांसमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अप्रोक्सीमेटली 5% की एनुअल ग्रोथ थी, और चैलेंजेस काफ़ी सारे, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट बाय द एंड ऑफ इट अगर आप बात करें तो बीओपी ये भी था, इक्विटेबल ग्रोथ और एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन जो है वो रहा है। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको ये समझ में आ गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या इंपॉर्टेंस एंड हाउ इट कैन बी अ गेम चेंजिंग थिंग फॉर यू। इसीलिए चहल अकेडमी जो है आपके लिए चहल प्रीलिम्स क्रैकर लाई है, जिसमें आप 120 डेज में अपना स्कोर जो है 120 प्लस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू आपका सारा पोर्शन कवर होगा, चाहे वो जनरल स्टडीज हो, सीसैट हो, करंट अफेयर हो, और ये जो है आप कहीं से भी घर बैठे अटेंड कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम हैज़ ऑलरेडी कमेंस्ड, बट वी हैव अ फ्यू सीट्स लेफ्ट, so you can definitely get in touch with us and enroll for the program if you want to boost your score up to 120. So that was all from my side. I hope आपको यहाँ पे एक trend in terms of topics as well as question का idea लगा, साथ ही साथ how you can be thoughtful and sometimes arrive at answer, आप कैसे यहाँ पर प्रोग्रेसिव थिंकिंग कर सकते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का आइडिया लगेगा। तो इस सीरीज़ में मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही और भी क्वेश्चन हम साथ में ही सॉल्व करेंगे और आगे देखेंगे कि कैसे आपका प्रीलिम्स 2025 इज गोइंग टू बी
very well prepared with all of us. That was all from my side. Thank you so much.